अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज शुरू कर रहे हैं बेटा क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आज इसके इंट्रोडक्शन में तमाम बातें आपको क्लियर कर दें। ठीक है, बहुत सारी बातें एटम्स के बारे में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, तो इन बातों को आपकी किताब में डिस्कस नहीं किया गया कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से हुई, प्रोटॉन किस तरीके से हुई और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किस तरीके से हुई है। बस थोड़ी बहुत बातें लिखी हैं, लेकिन आप जो तमाम डिस्कवरीज़ हैं तो इसका पूरा अमल आप पढ़ कर आएँ क्लास 9 में यकीनन, तो आपको बातें याद होनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो आप ज़रूर उसको जाके पढ़ें, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसके आने वाली वीडियोज़ में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन को शॉर्टली आपको डिस्क्राइब कर दूँ। ठीक है, किताब में मौजूद नहीं लेकिन चंद अल्फाज में उसको लिखा गया है। ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि मैं उसको बता दूँ, लेकिन आज आ जाए इंट्रोडक्शन देखते हैं किस तरीके से एटम, मैटर और उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो किस तरीके से पता चलें। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। तो क्या मौजूद है हमारे पास, तो सबसे पहले किसी न किसी को तो सोचना पड़ेगा, किसी न किसी को तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। तो अर्लियर शुरुआत में क्या हुआ, दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, और फिलोसफर थे जिसका नाम था ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस। ठीक है, तो ठीक है, बहुत सारी किताबों में इनका नाम नहीं भी लिखा हुआ था, डायरेक्ट आगे से शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, इनको डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन बहुत सारी किताबों में किया भी जाता है। तो इन द हिस्ट्री फर्स्ट टाइम टू ग्रीक फिलोसफर ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस 400 BC, ठीक है, 400 कबल मसीह में इन्होंने क्या दिया बेटा, एक आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ इनडिविजिबल। क्या है बेटा मैटर? मैटर क्या कहलाता है? ऐसी चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे, उसे क्या कहते हैं बेटा, मैटर कहते हैं। तो मैटर की डेफिनेशन आपने पता होनी चाहिए। ठीक है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। जिसके बारे में आपने सुना होगा, जो चीज़ वज़न रखे और जगह घेरे उसे मैटर कहते हैं। ठीक है, तो क्या बताया बेटा मैटर के बारे में कि मैटर इज़ कंपोज ऑफ इनडिविजिबल। इनडिविजिबल जो तकसीम ना हो। ठीक है, मैटर को क्या कहा कि इनडिविजिबल है, और क्या कहा आपको, इनविजिबल है और इनडिविजिबल है। ठीक है, मैटर के अंदर जो जो चीज़ें मौजूद है वो क्या है बेटा, इनविजिबल है और इनडिविजिबल है। एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, और उसको क्या कहा, एटोमोस कहा। कि मिसाल तौर पर ये एक मैटर है आपके पास, ठीक है, कहा कि इसके अंदर जो चीज़ें मौजूद है, जो मैटर जो बना है, किससे बना है बेटा, इनविजिबल पार्टिकल से बना है, यानी कि उस पार्टिकल्स को आप नहीं देख सकते। ठीक है, इसी तरीके से किस पार्टिकल से बना है, इंडिविजुअल पार्टिकल से बना है, जिसको एटोमोस कहा। इन्होंने क्या कहा बेटा, एटोमोस कहा कि वो इनविजिबल है, कि उसे नहीं देख सकते, ना उसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कहा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना है, जिसको कहते हैं बेटा एटोमोस। तो यानी बहुत सारे एटोमोस जो है वो मिलकर बना है क्या बेटा, मैटर। लेकिन आप उन एटोमोस को नहीं देख सकते। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, इनविजिबल है और इनडिविजिबल है। तो ये भी एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन क्या है बेटा, तरक्की का सफ़र आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ता गया और नई नई रेवोल्यूशंस, नई नई थ्योरीज और नज़रियात आते रहे। तो आज तो एक और थ्योरी मौजूद है। ठीक है, तो उस वक्त के साइंसदानों और फिलोसफरों ने इन बातों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया आपकी किताब के मुताबिक, और एक दूसरे कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस किया, और वो है एरिस्टोटलियन कॉन्सेप्ट। ठीक है, एरिस्टोटल का नाम आपने कभी बायोलॉजी में सुना होगा, बायोलॉजी पढ़ते हुए। तो एरिस्टोटल भी क्या था बेटा, एक साइंटिस्ट था। तो ज़्यादातर जो लोग फिलोसफर जो है किसकी बात को ज़्यादा मुकद्दम समझ रहे थे, बेहतर समझ रहे थे, वो कौन सा कंसेप्ट था बेटा, एरिस्टोटलियन कंसेप्ट, यानी एरिस्टोटल का कंसेप्ट। तो एरिस्टोटल के कंसेप्ट के मुताबिक क्या था मैटर, ठीक है, तो वो था मैटर इज़ कंपोज ऑफ 4 एलिमेंट। तो कोई भी मैटर हो, मादा हो, वो किस 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, वो होता है अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर। तो ये कंसेप्ट था एरिस्टोटल का। लेकिन आज के ज़माने में जो एटम के बारे में जो बुनियादी कंसेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ना तो ये है और ना तो ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो एक नया रेवोल्यूशन शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है बेटा, जॉन डाल्टन से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, जॉन डाल्टन से। तो क्या है, ज़रा आज पहले थोड़ा सा एक लाइन का इंट्रोडक्शन देख लें। लिखा हुआ है, द आइडिया ऑफ एटम वाज रिविजिटेड। तो जो आइडिया ऑफ एटम जो शुरुआत में आपको बताया गया, तो उसे दोबारा रुजू किया गया, एंड स्टडीड बाय मैनी साइंटिस्ट एंड फिलोसफर। बहुत सारे साइंटिस्ट और फिलोसफर ने इस पर मेहनत की, स्टडी किया, और उनमें से एक साइंसदान आया जिसका नाम था जॉन डाल्टन 1803 में। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो जॉन डाल्टन की आपने एटॉमिक थ्योरी क्लास 9 में कभी ना कभी पढ़ी ही होगी। तो उसमें क्या था बेटा, ऑल मैटर वाज कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो तमाम मेटल्स, तमाम जो मैटर्स है वो किससे बने होते हैं बेटा, स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं, जिसको क्या कहते हैं बेटा, एटम्स कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
तो इसकी थ्योरी भी काफ़ी लंबी है, लेकिन अब इसको एक लाइन में रखते हैं और बातों को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इतना हमें डेप्थ में नहीं जाना। तो ये थ्योरी तो बेटा फेल। तो अब ये जो है डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो क्या है कि मैटर जो है वो किससे बना होता है बेटा, स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है, और वो स्मॉल पार्टिकल्स क्या कहलाती हैं बेटा, एटम्स कहलाती हैं। तो अब इसी को लेके आगे चलते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। तो होता है क्या, इसमें भी बताया गया कि भाई एटम स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। फिर और रिसर्च होती है, एविडेंस हमारे पास जमा होता है और पता चलता है कि एक एटम भी क्या है बेटा, एटम के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। एक एटम है तो एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो वो कब पता चला, आज हम उसको देखते हैं। ही विजुअलाइज द एटम एज अ इंडिविजुअल पार्टिकल। तो उसने एटम को क्या समझा बेटा, इंडिविजुअल पार्टिकल है। समझ में आ रही बात, एक अलहदा पार्टिकल है एटम, ठीक है, उसके अलावा कोई पार्टिकल नहीं। एक एटम अलहदा, दूसरा एटम भी अलहदा, तीसरा एटम भी अलहदा। तो एटम क्या है बेटा, एक बुनियाद है, उसके बाद कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, और कहा कि एटम क्या है बेटा, इनकैपेबल ऑफ सब डिवीजन। तो एटम जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन आगे चलते हैं। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के अख्ताम पर, अभी क्या चल रहा है, मिसाल के तौर पर जिस सन में मैं लेक्चर बना रहा हूँ ये है 2022। तो ये कौन सी सेंचुरी चल रही है, तो ये जो सेंचुरी चल रही है 21st सेंचुरी चल रही, 21वीं सदी चल रही। तो किसके नाम है बेटा, 19th सेंचुरी के अख्ताम पर, यानी कि 1800 के बाद की कुछ होगी, ठीक है ना। तो ये 18 तो मुकम्मल हो चुका है, अब क्या चल रहा है बेटा, 19th सेंचुरी चल रहा है। तो एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी देयर एक्यूमुलेटेड इनफ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। तो 19वीं सदी के अख्ताम तक बहुत सारे जो है एविडेंस जमा हो चुके थे कि इस बात को बताने के लिए कि एटम इज़ मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल, कि एटम भी जो है वो बना हुआ है किससे, स्मॉलर पार्टिकल से। तो जैसा कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि एक एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, उनका नाम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं और इन बातों को समझते हैं। तो 19वीं सदी के अख्ताम तक पता चला कि एटम जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर बेस करता है, जबकि जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम क्या है बेटा, एक स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं बेटा, मैटर जो है वो कंपोज होता है स्मॉल पार्टिकल से, उसको कहते हैं एटम्स, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास मौजूद है मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन एन एटम। तो अब तक आप जानते थे कि एक एटम में टोटल 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, एक है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब आपको एक नई बात पता चल रही है, वो क्या बात पता चल रही है कि मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल। अब तक आप जानते थे कि सिर्फ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, अब यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक एटम में मौजूद है। लेकिन हमारे लिए काम करने के लिए, केमिकल नेचर समझने के लिए, फिजिकल नेचर समझने के लिए 3 पार्टिकल्स बहुत अहम है, और वो 3 पार्टिकल जो बुनियादी पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, वो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो और जो इसके अलावा जो पार्टिकल्स मौजूद है उनके नाम को भी जानेंगे, और वो नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन एन एटम सच एज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से आप वाकिफ़ हैं, प्रोटॉन से आप वाकिफ़ हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है माइनस, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है प्लस, ठीक है। एंड न्यूट्रॉन, तो इन तीनों से आप पहले ही जान पहचान आपकी हो चुकी है, ठीक है। अब जो कुछ और पार्टिकल्स है वो है बेटा, नाम ज़रा देख लें, इनको याद रख लें। पॉसिट्रॉन, मीसॉन, हाइप्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और एट्सेट्रा। इसके अलावा बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो सबका नाम लिखना ज़रूरी नहीं। और हमारी स्टडी में ना पॉसिट्रॉन आने वाला है, ना मीज़ॉन आने वाला है, ना हाइप्रॉन, ना न्यूट्रिनो और ना एंटी न्यूट्रिनो। तो हमारी जो स्टडी का जो मेन फोकस होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इसकी मदद से हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यही हमारे पास क्या है बेटा, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके अलावा जो डिफरेंट पार्टिकल्स और है पॉसिट्रॉन, मीज़ॉन, हाइप्रॉन, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। However, only proton, electron and neutron are considered to be the fundamental particles, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम क्या है, वो तो आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। तो इसी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की मदद से ही किसी एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आसानी से जज किया जा सकता है और उसे समझा जा सकता है, और उसकी नेचर को भी समझा जा सकता है किसी मदद से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की मदद से, ठीक है। तो हमें इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है।
क्लियर। तो अब देख लेते हैं बेटा डिस्कवरीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इनकी डिस्कवरीज में किन्होंने हिस्सा मिलाया। तो इसको ज़्यादा तफसील से नहीं देखेंगे, कम से कम देखेंगे आज के टॉपिक्स में। अगर आप कहेंगे तो आने वाली वीडियोस में थोड़ा तफसील से इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, लेकिन किताब में इसको तफसील से डिस्कस नहीं किया गया है, ठीक है। तो डिस्कवरीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसने की वो देखते हैं, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है तो इसकी टेबल आपकी किताब में भी मौजूद है, उसको मैं यहाँ पर भी बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो एटॉमिक पार्टिकल है जो अहम है हमारे पास वो है प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। आप नाम से भी याद रख सकते हैं P4 प्रोटॉन, P4 पॉजिटिव। तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है बेटा पॉजिटिव। तो अब तक आपने एटम के बारे में देखा ही होगा कि एटम में क्या होता है बेटा, एक न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। कभी आपने छोटी क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया हो तो आपके टीचर ने कहा होगा बेटा सेंटर में होगा न्यूक्लियस और प्लस चार्ज, और जो उसके साइड में होगा वो क्या होगा, शेल होंगे, और शेल में क्या मौजूद होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ऐसे ही है। और सेंटर को क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या क्या मौजूद होता है बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। कभी आपने P और N लिखा हो तो P का मतलब होता है प्रोटॉन और N का मतलब न्यूट्रॉन, और जो आउटर शेल है उसमें क्या मौजूद है बेटा, इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अब आज ज़रा देखते हैं प्रोटॉन के बारे में कि प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था। तो प्रोटॉन गोल्डस्टेन 1886 में डिस्कवर किया, किसको बेटा, प्रोटॉन को। और इसके अलावा सिर्फ इनका किरदार नहीं था, बल्कि इनके अलावा और भी साइंटिस्ट का किरदार था, लेकिन इन्हीं को हम पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है। कैसे किया, क्योंकि अभी नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारा। तो प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है। प्रोटॉन कौन सा चार्ज पार्टिकल बेटा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। P4 प्रोटॉन, P4 पॉजिटिव याद रखना है। और प्रोटॉन मौजूद कहाँ होता है, आप इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हैं। तो प्रोटॉन मौजूद होता है इन द न्यूक्लियस। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एलिमेंट, तो तमाम एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई में मौजूद होता है। कौन बेटा, प्रोटॉन। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रोटॉन क्या है बेटा, आउटर शेल में मौजूद हो। प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस में ही मौजूद होगा, वो भी किसके साथ, न्यूट्रॉन के साथ, ठीक है। अब प्रोटॉन मौजूद है तो एक एटम का जब वजन होता है तो प्रोटॉन का भी वजन होगा, जाहिर सी बात है, ऐसी बात है ना। तो आज है प्रोटॉन का वजन देखते हैं। द एक्चुअल मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²4, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं 1.673 एक्सपोनेंट -24 ग्राम। तो जो प्रोटॉन का मास यहाँ पे लिखा गया है बेटा ग्राम में लिखा गया है। तो आपको बाद वक़्त प्रोटॉन का मास किलोग्राम में भी मिलेगा, तो क्या है बेटा, उसकी एक्सपोनेंट की वैल्यू में तब्दीली होगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आपको प्रोटॉन का मास किस में दिया गया बेटा, ग्राम में दिया गया है, तो हम ज़्यादा ग्राम में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फिजिक्स में किलोग्राम में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े, जो प्रोटॉन का मास है 1.673 मल्टीप्लाई या एक्सपोनेंट 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। ये तो आपके पास ग्राम में आ गया, इसका मास आ गया, ठीक है। इसके अलावा रिलेटिव स्केल है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कार्बन का मास कितना होता है बेटा, AMU में। तो कार्बन का मास AMU में होता है 12 AMU, ठीक है। और अगर इसके अलावा मैं पूछूँ ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है बेटा AMU में, वो आपके पास होता है 16 AMU, ठीक है। तो AMU का मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो एक कार्बन में बेटा कितने प्रोटॉन मौजूद होते हैं, एक कार्बन में प्रोटॉन की तादाद होती है बेटा आपके पास 6, ठीक है। और इसके अलावा जो एक कार्बन का जो एक एटॉमिक मास होता है, क्या होता है बेटा, एटॉमिक मास होता है वो होता है 12, ठीक है। तो एटॉमिक मास 12 होता है। तो एटॉमिक मास 12 होने में किरदार किसका होता है बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। अभी आप आगे देखिएगा, बात देखिएगा। तो अभी मैंने बताया ऑन द रिलेटिव स्केल, अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो इधर देखिए बेटा एटॉमिक मास बराबर है, ठीक है, 12 AMU पे। कैसे है अभी बताता हूँ। ऑन द रिलेटिव स्केल प्रोटॉन हैज़ अ मास ऑफ 1.0073 AMU। तो एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो क्या होता है बेटा, 1.0073 AMU को आप लिख सकते हैं बेटा 1 AMU भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 AMU भी लिख सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन आपको ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि एक प्रोटॉन का एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है रिलेटिव स्केल में, वो क्या होता है बेटा 1.0073 AMU। तो अब इसमें देखें, तो मैंने बताया कि एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ठीक है। अब 12 का मतलब क्या हो बेटा, इसमें टोटल होते हैं 6 प्रोटॉन। एक कार्बन में टोटल कितने प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन। और कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन।
तो इनको जब सम करते तो क्या आता है हमारे पास 12, ठीक है। तो एक कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट कितना हुआ बेटा, 12 हुआ। कितना हुआ, 12। इसी तरीके से ऑक्सीजन मौजूद है, इसका जो आपके पास एटॉमिक मास होता है वो होता है 16, ठीक है। अब 16 में और इसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। क्या होता है बेटा, 8। तो एटॉमिक मास जो सम होता है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो ऑक्सीजन में आप जानते हैं प्रोटॉन कितना है, 8, और न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा, वो भी 8 होंगे, ठीक है। तो इनको अगर जमा करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो हमारे पास वैल्यू आती है 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट क्या हुआ बेटा, 16 हुआ। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट क्या हुआ बेटा, 16। तो इसी तरीके से जो आपके पास प्रोटॉन का मास होगा, ठीक है, यहाँ पे भी हमने एक प्रोटॉन का जो मास लिया 1 AMU लिया है, ठीक है। तो 8 प्रोटॉन है तो 8 AMU, ठीक है। 8 न्यूट्रॉन है तो 8 AMU। तो AMU 8 AMU और 8 AMU न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जमा हुए तो क्या है, 16 AMU आया। तो यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट इसका मतलब है। तो ऑन द रिलेटिव स्केल प्रोटॉन हैज़ अ मास ऑफ 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो रिलेटिव स्केल में एज अ कंपैरिजन कार्बन के, ठीक है, तो प्रोटॉन का जो मास होगा वो कितना होगा बेटा, 1 AMU। लेकिन ग्राम में जो इसका मास होगा वो आपके पास होगा 1.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है। तो रिलेटिव स्केल का मास भी आपने याद रखना है और इसका मास भी आपने याद रखना है क्योंकि बड़ा काम आएगा आगे। इसी तरीके से जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, तो इसके ऊपर एक जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। तो चार्ज की यूनिट आपके पास कूलम, तो उसका यूनिट भी यहाँ पे लगाया गया है और कूलम की जगह बाजू का C भी इस्तेमाल किया जाता है शॉर्ट में। तो एक प्रोटॉन को जो चार्ज होता है वो होता है 1.60 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, ठीक है, ठीक है। एक किसका चार्ज है बेटा, एक प्रोटॉन का चार्ज है, क्लियर है। तो प्रोटॉन बेटा एक चार्ज पार्टिकल है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसी तरीके से एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.60 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। तो इस बात को आपने याद रखना है, ये भी जाके आगे इस्तेमाल होगी हमारे पास, ठीक है। तो प्रोटॉन के बारे में चंद बुनियादी बातें जान ली। प्रोटॉन मौजूद कहाँ होता है बेटा, न्यूक्लियस में होता है। चार्ज क्या होता है, वेट क्या होता है और रिलेटिव स्केल में इसका एटॉमिक मास क्या होता है। तो अब इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था। तो इलेक्ट्रॉन को जो डिस्कवर किया था वो किया था जे थॉम्सन ने, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का नाम किसी और ने दिया था। तो अभी हम इतना डीप में नहीं जा रहे, इसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी बातें, चंद बातें सीख लें। जो हमारा फोकस होगा वो बोहर एटॉमिक मॉडल होगा। तो जे थॉम्सन ने 1897, तो प्रोटॉन हुआ 1886 में। उसके बाद चंद सालों बाद, 12 साल बाद, 13 साल बाद या 11 साल बाद, तो किसकी डिस्कवरी होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है। कैथोड रे, कैथोड रे का नाम आपने सुना होगा। तो कैथोड रेस को ही क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कभी आपने कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा हो क्लास 9 में, ठीक है। तो ये टॉपिक्स क्लास 9 में अक्सर बेशतर होते हैं। तो जे थॉम्सन 1897 में डिस्कवर किया बेटा इलेक्ट्रॉन। किसको डिस्कवर किया बेटा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसी के मुखालिफ चार्ज नेगेटिव, ठीक है। तो आज हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। वर्डिंग्स का बड़ा खास ख्याल रखा गया ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और प्रोटॉन जो मौजूद होता है न्यूक्लियस पे, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, वो अपने सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। क्या करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एलिमेंट, ठीक है। तो जिस एलिमेंट में क्या मौजूद होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, तो वो अपने एलिमेंट या एटम के गिर्द क्या करेगा बेटा, चक्कर काटेगा, ठीक है, क्लियर है। तो द एक्चुअल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो अब क्या है बेटा, मैस की बात है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानते हैं कि वो क्या है बेटा, अराउंड द न्यूक्लियस घूमता है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का मास भी होगा जिस तरीके से प्रोटॉन का मास भी। लेकिन अक्सर औकात जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं तो मास हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि प्रोटॉन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन का मास 1836 टाइम कम होता है, ठीक है। प्रोटॉन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, 1836 टाइम कम होता है, यानी नेग्लिजिबल समझ लेते हैं। तो बाद होकर न्यूमेरिकल्स करते हुए इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये वैल्यूज याद रखनी है, आपने भूलनी नहीं है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसको हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो द एक्चुअल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर -28 ग्राम। तो बताएं, देखें इस वैल्यू को देखें और इस वैल्यू को देखें। आप गौर करें कि दोनों में से वैल्यू कौन सी बड़ी है, किसका वजन ज़्यादा है, प्रोटॉन का ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है। तो जब आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन आपने पढ़ी थी
तो आपको तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किसकी वज़न ज़्यादा है, किसका वज़न कम है। तो जो सबसे ज़्यादा जो वज़न है वो प्रोटॉन का वज़न ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो एक्सपोनेंट जो वैल्यू है वो -24 है, जबकि इसमें जो एक्सपोनेंट वैल्यू है वो -28 है। ठीक है, तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे बेटा 28 डिजिट मौजूद होंगे लेफ़्ट साइड में, जबकि इसके लेफ़्ट साइड में जो डिजिट की तादाद होगी वो 24 होगी। ठीक है, तो जिसके कम डिजिट होंगे वो बड़ी वैल्यू होगी और जिसके ज़्यादा डिजिट होंगे वो छोटी वैल्यू होगी। तो सबसे ज़्यादा जो वज़न है इसके इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में वो प्रोटॉन का है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का वज़न बहुत कम है, 1836 टाइम कम है। ये आपसे MCQ में से पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे रिलेटिव स्केल में प्रोटॉन का वज़न था AMU, इसी तरीके से रिलेटिव स्केल में इलेक्ट्रॉन का जो वज़न होगा वो होगा बेटा आपके पास 0.00055 AMU। ठीक है, बहुत ही कम होता है, वैसे तो ये इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, जब आप सोल्यूशन करेंगे तो आपके पास ये इस्तेमाल होगा। ठीक है, AMU भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये जो है ये इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन MCQs के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेटिव स्केल में इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास क्या होता है, वो होता है 0.0055 AMU। तो जिस तरीके से प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज था, बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड का, ये मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड जानते हैं आप। ठीक है, बिल्कुल इसी मैग्नीट्यूड का जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन में भी मौजूद होगा। ठीक है, तो इट कैरीज अ चार्ज ऑफ 1.60, लेकिन यहाँ पे माइनस ही मौजूद है, इस बात को याद रखना है। प्रोटॉन के साथ प्लस चार्ज है और जबकि इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज मौजूद होते हैं वो होता है बेटा -1.60 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट पावर -19 कूलम। ठीक है, तो बिल्कुल अपोजिट है, सिर्फ साइन का फर्क है। ठीक है, बिल्कुल मैग्नीट्यूड सेम है, क्लियर है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है बिल्कुल सेम है एज प्रोटॉन, बट अपोजिट इन चार्जेस, मैग्नीट्यूड। तो अब उसके बाद हमारे पास मौजूद है बेटा इन 1911, अभी न्यूट्रॉन तक बात नहीं जा रही। अब क्या है, हमारे पास प्रोटॉन डिस्कवर हो गए, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए। अब ये भी तो देखना है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है। ये बातें तो मैंने आपको पहले बता दी, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद कहाँ है ये तो हमें पता चल गया कि भाई प्रोटॉन ही मौजूद है एक एटम में और इलेक्ट्रॉन ही मौजूद है, लेकिन पता नहीं कि ये प्रोटॉन है कहाँ और इलेक्ट्रॉन है कहाँ, और अभी तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ। ठीक है, तो 1911 में क्या हुआ बेटा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इनका नाम आपने क्लास 9 में सुना होगा। ठीक है, अल्फ़ा स्कैटरिंग अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें किसी एटम के गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या है बेटा, अल्फ़ा स्कैटरिंग रेस क्या की थी बेटा, हिट की थी, और उसके नतीजे में पता चला था कि न्यूक्लियस कहाँ मौजूद है। ठीक है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में शॉर्टली, लेकिन किताब में टॉपिक हिस्सा नहीं है आपकी कोर्स का। तो इन 1911 अर्नेस्ट रदरफोर्ड लेड दी फाउंडेशन, तो एक बुनियाद डाली कि एटम कंसिस्ट ऑफ अ चार्ज रीजन। तो एक एटम जो है वो बेस करता है एक चार्ज रीजन पर। वो चार्ज रीजन क्या है बेटा, ये है। ठीक है, एक एटम जो है कंसिस्ट करता है एक चार्ज रीजन पे, तो वहाँ पे जो है बहुत सारा मास और चार्ज क्या है बेटा, कंसनट्रेटेड है, वहाँ मौजूद है। बात समझ में आ रही। तो एटम रदरफोर्ड लेड दी फाउंडेशन दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ चार्ज रीजन, तो इस रीजन में बहुत सारे चार्ज मौजूद है। ठीक है, एक एटम का बहुत सारा हिस्सा, यानी कि ये एक एटम का न्यूक्लियस बहुत छोटा हिस्सा है। ठीक है, और जो शेल्स है वो बहुत ज़्यादा हिस्सा है। ठीक है, तो सबसे कम हिस्सा जो एटम में ऑक्यूपाई करता है वो न्यूक्लियस, और सबसे ज़्यादा चार्ज भी इसी रीजन में मौजूद होते हैं, क्योंकि एक ही जगह में तमाम चार्जेस मौजूद हैं, तो वहाँ पे चार्ज की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि बेटा इसको क्या नाम दिया, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद इसको नाम दिया बेटा न्यूक्लियस। ठीक है, और क्योंकि यहाँ से जो रेजेस थी वो टकराने के बाद वापस मुड़ जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी चार्ज बहुत ज़्यादा मौजूद थे, तो सारा का सारा जो एटम का मास था वो बेस करता था किसके ऊपर बेटा, न्यूक्लियस के ऊपर। तो एक एटम का जो पूरा मास है ओवरऑल 99% वो किससे बेस करता है बेटा, न्यूक्लियस पर बेस करता है, क्योंकि न्यूक्लियस से मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में जो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 1836 टाइम बहुत कम होता है। तो बाद वक्त हम इलेक्ट्रॉन के मास को खातिर में भी नहीं लाते हैं। ठीक है, विच ही कॉल्ड न्यूक्लियस, तो उसको क्या कहा बेटा, न्यूक्लियस कहा। ठीक है, और वेयर इन द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कंसनट्रेटेड, तो जहाँ पे क्या है बेटा, एक एटम का मास, ज़्यादातर मास वो कहाँ है बेटा, कंसनट्रेटेड है, मौजूद है। वाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, तो रदरफोर्ड के मुताबिक ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस है, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट मौजूद है इसको कहा है बेटा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो सारा का सारा एटम का मास न्यूक्लियस से मौजूद है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो गर्दिश करता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि बेटा एटम में प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, और अच्छा न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं चला, अभी न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं चला, बस ये पता चला कि एक एटम का जो ज़्यादातर मास है वो मौजूद है बेटा कहाँ, सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन जो है वो गर्दिश कर रहा है।
अब क्या है बेटा 1932 आता है, ठीक है। ये तो बात हुई 1911 में। अब न्यूट्रॉन के बारे में इन 1932 साइंटिस्ट का नाम है जेम्स चार्विक। तो जेम्स चार्विक ने एक और थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर कर दिया जिसका नाम है न्यूट्रॉन। पहला हुआ प्रोटॉन, दूसरा हुआ न्यूट्रॉन और तीसरा है आपके पास न्यूट्रॉन। तो हमें जाके फिर पता चलेगा कि भाई न्यूट्रॉन कहाँ मौजूद है, न्यूट्रॉन भी सेंटर में मौजूद है, ठीक है। न्यूट्रॉन की आइडेंटिफिकेशन करने में बड़ा मसला हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि प्रोटॉन के साथ प्लस चार्ज था, आसानी से पता चल गया। इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस चार्ज था, आसानी से पता चल गया। अब जो न्यूट्रॉन है आपके पास, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, समझ में आ रही बात? तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तभी इसके ढूंढने में क्या है बेटा आखिरी वक्त लगा। तो जेम्स चार्विक ने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन को। प्रोसीजर क्या है उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इट हैज़ नो चार्ज, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इट हैज़ नो चार्ज एंड मास, ना तो इसका कोई चार्ज होता है ना तो इसका कोई मास होता है। तो इट हैज़ नो चार्ज एंड मास इज 1.674 मल्टीप्लाई 10⁻⁻28 ग्राम, ठीक है। तो अगर आप इसके मास को देखेंगे तो ये किसी एक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मास से क्या करता है बेटा, मैच करता है। वो कौन है? प्रोटॉन है कि इलेक्ट्रॉन है? तो आगे देखते हैं। तो ये है बेटा एक न्यूट्रॉन का मास। एक न्यूट्रॉन का मास है, कितने न्यूट्रॉन का मास है बेटा? एक न्यूट्रॉन का मास ग्राम में है, तो 1.674। तो ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास 9.11। पावर देखें -28, पावर देखें -24 होगा, गलती से 28 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ठीक है, तो -24 इलेक्ट्रॉन से तो मैच नहीं करता। प्रोटॉन से 1.673, 1.674 एक्सपोनेंट -24 एक्सपोनेंट -24। तो कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल है जिससे मैच करता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो आपके पास मैस है, ग्राम है, वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन क्या है बेटा, सेम है, ठीक है। तो इस बात को आपने याद रखना है। और इसके अलावा रिलेटिव स्केल पे जो आपके प्रोटॉन का जो मास मौजूद है AMU में, वो है आपके पास 1.0086 AMU, लेकिन आप इसकी जगह 1 AMU भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बात को आपने याद रखना है फॉर MCQs, क्या पता आपसे MCQs में ये बातें पूछ ली जाएँ, ठीक है। तो इसको अप्रॉक्स करके 1 AMU भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से चंद बातें थी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। लेकिन इसके अलावा भी कुछ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिनके बिना जो है बेटा हम केमिस्ट्री आसानी से पढ़ सकते हैं और बहुत बातें सीख सकते हैं। तो ये थी बेटा कुछ चंद बातें, इसकी इंट्रोडक्शन। लेकिन आने वाली वीडियोस में सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कंटिन्यू करेंगे और उसमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कुछ पिक्चर्स के ज़रिए। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।